अब मैं इनवाइट करूंगा धनंजय प्रताप जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले आपसे आप समझना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को सर आप कैसे देख रहे हैं? मीनाक्षी नटराजन का ये कहते हुए कि उन्होंने ये जानकारी छुपाई इसलिए उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है, उसके बाद बीजेपी के महेश केवजो की जीत गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, संभव ये मामला ना राजनीतिक ना होकर कानूनी मामला है। हाँ। मेरी जो कानूनविदों से बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि कोई परिवाद हो या कुछ भी हो, उसमें समन जारी हुआ अदालत के द्वारा, इन्होंने जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि वो पेंडिंग लीगल मैटर बन गया, सब जुडिस मैटर बन गया, और उसकी जानकारी शपथ पत्र में उनको देनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। एक तो ये तकनीकी मामला है। दूसरा, देखिए, भारत निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। उनके जो राज्य के रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, उन्होंने भी सारी चीजें देख करके परखने के बाद निर्णय लिया होगा कि नामांकन पत्र में कहीं ना कहीं कोई खामी रही है और लीगल खामी है, और इसके कारण नामांकन पत्र निरस्त किया जा सकता है, तभी किया होगा। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक न मानकर कानूनी रूप से देखा जाए तो ज्यादा ठीक होगा। लेकिन धनंजय जी, ऐसे मामला था कि 2 विधायकों की विधायकी चली गई। हाल का ही मामला दतिया के देख लीजिए, कांग्रेस विधायक, उस पर भी ध्यान नहीं दिया कांग्रेस ने कि उस चीज से सबक ले ली थी कांग्रेस। हाँ, निश्चित तौर पर संभव, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस को इस चुनाव को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था उसने नहीं लिया। देखिए, कांग्रेस ने हर स्तर पर गलती की। संभव, देखिए, राजनीति जब आप कर रहे हैं तो आपको सतर्क भी रहना जरूरी है। मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, घोषणा उसकी नामांकन पत्र जमा करने की जो अंतिम तारीख थी उसकी 3 दिन 4 दिन पहले कर दी। अगर यह कांग्रेस ये गलती नहीं करती कि मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाने का फैसला अंतिम दिन अगर करती, तो मुझे लगता है कि वो रणनीति में सफल हो जाती। कांग्रेस ने जब मीनाक्षी नटराजन का नाम ऐलान किया तो स्वाभाविक है कि भाजपा सतर्क हो गई कि हम इस सीट को जीतते हैं। उन्होंने तत्काल तीसरा प्रत्याशी खड़ा कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कहीं ना कहीं हमको असंतोष का, इसका उसका कूटनीति का लाभ मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, वही गलती कांग्रेस ने नामांकन पत्र दाखिल कराने में की। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन जमा कराने के लिए उसको जो पहले से प्रारंभिक तैयारियां करनी थी, मुझे लगता है उसमें भी कुछ ना कुछ चूक और लापरवाही हुई। लेकिन धनंजय जी, आपने ये चीज की कि पहले उन्होंने 3-4 दिन पहले नॉमिनेशन फाइल कर दिया, अगर आखिरी समय में करते तो ये और जानकारी छुपा ली जाती, तो ये कहीं ना कहीं धोखाधड़ी जरूर मानी जाती, धोखा दिया। इस चीज को अगर बीजेपी बाद में भुनाने की कोशिश करती है तो ये मामला कोर्ट में चला जाता। देखिए संभव जी, मैंने ये कहा कि कांग्रेस ने गलती करी 3-4 दिन पहले जो मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी घोषित कर दी। अगर इस उम्मीदवारी को कांग्रेस लास्ट तक के सस्पेंस बनाए रखती तो उसको राजनीतिक फायदा मिल सकता था, और हो सकता है संख्या बल के आधार पर भाजपा भी उसके खिलाफ में प्रत्याशी खड़ा नहीं करती, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि भाजपा तीसरा प्रत्याशी खड़ा कर सकती है, इसीलिए कांग्रेस कमलनाथ जैसे किसी कद्दावर नेता को खड़ा करेगी, जिसके कारण हो सकता है भाजपा तीसरी सीट पर अपना प्रत्याशी न खड़ा करे। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कमजोर प्रत्याशी तो खड़ा किया था, जिसकी खामी उसको भुगतना पड़ी। ओके, अब मैं आपसे इस चीज को भी समझना चाहूंगा धनंजय जी, थोड़ा आप ये बताइए, क्या आपको ये भी चीज लगती है कि बीजेपी को ये चीज पहले से पता जरूर चल गई थी? हालांकि बीजेपी ये जरूर कहती रही, अभी भी कह रहे हैं कि 10-15 विधायक हमारे संपर्क में थे, वो पूरा सपोर्ट करने वाले थे। क्या बीजेपी उस राह में चलने वाली थी या विधायकों का साथ लेने वाली थी? क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पास पहले से पुख्ता जानकारी थी, ठोस जानकारी थी कि ये जानकारी छुपाई गई है? देखो, संभव, राजनीति में कहते हैं ना कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे से ही जानकारी लीक हुई होगी कि तेलंगाना में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ में इस तरह के कोई प्राइवेट कंप्लेंट सब जुडिस है, और वो जानकारी यहां आई होगी। एक मेरा अंदाज और है कि चूंकि तेलंगाना में भी मध्य प्रदेश के जो पूर्व प्रदेश प्रभारी थे मुरलीधर राव, वो रहते हैं, तो हो सकता है कि उनके जरिए ये जानकारी मध्य प्रदेश तक पहुंची हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ एक
थ्योरी तो है, जिसके कारण जानकारी यहां तक पहुंच गई और वो प्रस्तुत भी हो गई समय पर, आपत्ति भी लगा दी गई। ठीक है उमेश जी, क्या ये कांग्रेस संगठन की कमजोरी और चुनावी तैयारी की पोल नहीं खोलता? और कौन विभीषण है जिसने ये जानकारी लीक की है? उमेश जी देखिए साहब, विभीषण वाली बात नहीं है इसमें। आजकल तो पूरा जुडिशियल सिस्टम ऑनलाइन है और आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसके खिलाफ क्या क्या पेंडिंग है ये ऑनलाइन मिल जाता। तो जहां तक आपका ये है कि विभीषण, कांग्रेस में कोई विभीषण नहीं। माफ कीजिएगा उमेश जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा सर। इस बीच इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बाइट आ रही है कांग्रेस से ही, वो सबसे पहले वो सुन लेते हैं। जी जी। नोटिस है लीगल नोटिस। अरे कौन मार रहा है लाइट यार, इतनी बना नोट है केस टोल्ड। थोड़ा सा पीछे यार। एंड व्हाट विल बी द लीगल रिपोर्ट? विल यू गो टू द कोर्ट एज वेल? See, let us see. We have still believe in legal system. How long will you be doing this? What are they saying? What are they saying? Then all 3 seats will go to the BJP from Madhya Pradesh. Like this will be the result, that the 3 seats will go to BJP in the nomination. This is not the issue of this seat. This is a basic matter of democracy. If you people are interested in it, you have to ask question to ask. You have to report. Sir, they are asking how to leave. सचिन सर आप बता दीजिए सर, आप देखो आएगा। सचिन भाई आपकी माइक लाइट आ रही है, थोड़ा नीचे कर लो यार। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ये मोबाइल हाथ छोड़ो यार। सर आप मुंह पे आ रहे हो बिना कोई क्या करूं, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। मैं तो सही से कर रहा हूं। नॉमिनेशन पेपर को हमारे उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट അതെല്ലാം തോണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. കോടതിയെ സമീപിക്കോ? തീർച്ചയായും बघेल जी आप भी ओके सब परमिशन अनुमति जयराम सर यहाँ पर मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में जो मीनाक्षी नटराजन के साथ हुआ है, नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी बयान दिया और सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब कोर्ट की बात जरूर कही जाएगी। और उमेश जी एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूं, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। और क्या कांग्रेस अब कोर्ट जाने की तैयारी में है उमेश जी? उमेश जी आप मुझे सुन रहे हैं अभी? उमेश जी क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद समझ उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आपके पास, निशान जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब चूंकि अब कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि वो कोर्ट का सहारा लेगी, कोर्ट जाएगी, इस चीज को आगे बीजेपी किस तरह से टैकल करेगी फिर? देखिए हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, हम ये मानते हैं कि जो नियम है, जो कानून है, जो विधि सम्मत है वही होना चाहिए और विधि सम्मत यही है कि जानकारी नहीं छुपाई जानी चाहिए। तो जानकारी छिपाकर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपराध तो किया। मुझे एक और बात लगती है, कांग्रेस में गुटबाजी इस तरीके से है, खेमेबाजी इस तरीके से है कि जब दिग्गज चुनाव लड़ते हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती। दिग्विजय सिंह जी 2 बार राज्यसभा चले गए, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तनखा जी गए, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक महिला प्रत्याशी जब कांग्रेस की तरफ से आई तो उनको लेकर खींचतान तो थी ही, बहुत गतिरोध मचा हुआ था उनकी उम्मीदवारी को लेकर। कांग्रेस के अंदर ही बहुत असंतोष था, कुछ नेताओं ने तो उस फैसले के विरोध में इस्तीफे भी दे दिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कोई कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस के ही अंदर से है, जिसका नतीजा ये रहा कि ये जानकारी छिपाई गई। अब ये जानबूझकर छिपाई गई या भूलवश छिपाई गई, जो भी है, लेकिन ये कृत्य तो आपराधिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है या चुनाव आयोग ये कहता है कि सारी जानकारियां हलफनामे के माध्यम से पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। तो ये एक गंभीर लापरवाही है, गंभीर चूक है और गंभीर अपराध है, जिसकी सजा नामांकन का निरस्त होना तो है ही और यही हुआ है। अब कांग्रेस को इसके आगे जहां जाना है वो जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ये देख रही है कि कांग्रेस किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना और नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कर रही है। ठीक है। इनके नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, अनुच्छुक राजनेता है, उसी तरह से वो परिपाटी नीचे तक दिखाई देती है। पूरी कांग्रेस नॉन सीरियस मोड पर है। यही वजह है कि इस तरह की गलतियां सामने आ रही है। अगर अब ये गलती है या जानबूझकर है, जो कुछ भी है, लेकिन ये आपराधिक लापरवाही है और ये आपराधिक कृत्य है, जिसकी सजा इस नॉमिनेशन के रद्द होने के रूप में सामने आई है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेतृत्व के तहत 3 राज्यसभा के प्रत्याशी, 3 राज्यसभा
राज्यसभा के सांसद उन्हें मिलने जा रहे हैं, जो दिल्ली में मध्य प्रदेश की आवाज मजबूती से उठाएंगे। ठीक है धनंजय जी, क्या नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस के पास कोई कानूनी रास्ता बचता है? नहीं, कानून के तो पूरे रास्ते कांग्रेस के पास खुले हुए हैं। इसमें जो अभी जानकारी आई है, आपने सुना ही होगा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वेणुगोपाल के, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में जा रहा है अपनी बात रखने के लिए। हो सकता है चुनाव आयोग इसका पुनः परीक्षण करा सकता है, रिव्यू करा सकता है। चुनाव आयोग के पास में पूरे अधिकार है। अगर उसको लगेगा कि मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई गलती की है, कानूनी गलती की है, तो उसके वो पुनः परीक्षण भी करा सकता है, अगर उसको महसूस होगा तो। और नहीं तो फिर उसको कांग्रेस के पास में सिवाय अदालत जाकर के उसको चुनौती देने के अलावा कोई मामला बचेगा नहीं। आपको ध्यान होगा संभव कि कुछ साल पहले, मुझे लगता है शायद 2014 का लोकसभा चुनाव था, तब विदिशा में भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान। तब राजकुमार पटेल कांग्रेस प्रत्याशी थे और सुषमा स्वराज को भाजपा ने खड़ा किया था। तब राजकुमार प्रत्याशी समय पर अपना बी फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे और उनका नामांकन निरस्त हो गया था और सुषमा स्वराज लगभग एक तरह से निर्विरोध ही जीत गई थी चुनाव। तो उस समय भी देखिए वो गलती कांग्रेस की तरफ से की गई थी, जैसे भी की गई थी। और आज भी जो घटनाक्रम हुआ है उसमें कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति ज्यादा जिम्मेदार है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति इसलिए ज्यादा जिम्मेदार है कि देखिए कांग्रेस में इस समय बड़े नेता जो थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का युग समाप्त हो चुका है। नए युग में नई लीडरशिप में कांग्रेस चल रही है और मुझे लगता है कि उस लीडरशिप ने जितनी गंभीरता उसको दिखाना चाहिए था मीनाक्षी नटराजन के मामले में, वो नहीं दिखा पाया। यानी कि कांग्रेस को फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि कदम कदम पर कांटे बिछे हुए हैं। लेकिन अब आप ये बताइए थोड़ा धनंजय जी, क्या इस पूरे मामले का मध्य प्रदेश की राजनीति में और आगे राष्ट्रीय राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? देखो संभव निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। 2027 में नगर निगम के, पंचायत के, मंडी के सारे चुनाव होने हैं। कुछ समय बाद सहकारिता के चुनाव होने हैं। 2028 में विधानसभा मध्य प्रदेश का चुनाव होना है। 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है। आने वाले 3 साल जो है वो सिर्फ चुनाव हैं। तो निश्चित तौर पे एक देखिए कांग्रेस की इस घटनाक्रम से निराशा बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह में कमी आएगी कार्यकर्ताओं के, तो पार्टी पर भी इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। पार्टी का परफॉर्मेंस प्रभावित होगा, कार्यकर्ता प्रभावित होंगे और देखिए जमीन पे कार्यकर्ता नहीं आएगा तो लड़ाई कांग्रेस की कौन लड़ेगा? वैसे भी देखिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से लगभग 14-15 महीने छोड़ दिया जाए तो सत्ता से बाहर है। और इस दौरान कांग्रेस ने नई पीढ़ी के कार्यकर्ता तो तैयारी नहीं कर पाए। कांग्रेस की जो पुरानी पीढ़ी है वही चले आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता इस बात को मानते भी हैं कि भाई कांग्रेस जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, ये नेताओं की पार्टी है। हाँ, लेकिन धनंजय जी कहीं ना कहीं जब तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा तो ये लोगों को उम्मीद थी कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में यूथ के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के कंधे पर, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे किसी कीमत पर। जो लगातार ये कहा जा रहा था कि बाड़ेबंदी जो कर रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त, इसमें कहीं ना कहीं कामयाब जरूर हो जाते, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि कांग्रेस के दूसरा खेल इनके साथ हो जाएगा। उमेश जी, अब आपके पास सिर्फ कोर्ट का रास्ता बचा है। अब कोर्ट जाएंगे? देखिए कोर्ट का रास्ता तो सभी के लिए बचा है। हाँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं एक आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए जिस प्रकार से एक गैर रजिस्टर्ड केस को रिटर्निंग अफसर ने ये मानते हुए कि ये एक रजिस्टर्ड केस है और नॉमिनेशन कैंसिल किया है, ये बिल्कुल लीगली, जिसको थोड़ी बहुत भी कानून की समझ हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी इसको नहीं कहेगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई थी कि एवरी कैंडिडेट हैज टू डिस्क्लोज हिज कैंडिडेचर और पास पूरा जो अपना इतिहास बताएगा संपत्ति के बारे में, आपराधिक रिकॉर्ड के मामले में, जो लिली थॉमस के जजमेंट से आया था, तो उसमें कहीं नहीं कहा गया था कि आपके खिलाफ कोई शिकायत की गई है उसके बारे में बताइए। ये तो सरासर अन्याय किया गया है मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस पार्टी के साथ रिटर्निंग अफसर ने, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। देखिए ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आपने किसी एक का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया और आपने एक राज्यसभा सीट जीत ली, उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत, हाँ मैं एक कमी जरूर मानता हूं, पड़ेगा। मैं उसको नहीं, एक कमी जरूर मानता हूं। हाँ। कि हमारी हमेशा परंपरा रही है कि शुरू से मैं जितना कांग्रेस पार्टी में लीगल उस पर काम किया है, तो जितना एक कैंडिडेट का हमेशा एक डमी भराया जाता था। हाँ, इवन लोकसभा विधानसभा हर जगह एक डमी भराया जाता था। हाँ। ये परंपरा क्यों टूटी? इसको परंपरा को चालू करना पड़ेगा, अन्यथा हमें आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। और हमेशा डमी भराना चाहिए। कांग्रेस क्या सबक लेगी? कांग्रेस क्या सबक लेगी? क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले हो चुके हैं, दतिया में भी हमने देखा, उससे सबक नहीं लिया।
नहीं, दतिया के किस संबंध में किसके बारे में बोल रहे हैं आप? दतिया में जो विधायकी रद्द हुई थी उसके बारे में हमने कहा। मल्होत्रा जी वाली? हाँ जी, कि ये मुकेश राजन सिंह जी वाली? मल्होत्रा जी वाली। नहीं देखिए, वो तो लीगल इशू था, उस पे वो हाँ। करेंगे, वो तो अभी वर्तमान में वो इतना तो रिलेवेंट नहीं है। तो अभी कांग्रेस relevant ये है इस कि मुद्दे से दिल्ली सबक जजमेंट लेगी, क्या कहता है? सबक जी? लेगी कि भविष्य में इस तरह की त्रुटि ना हो पाए। नहीं देखिए, मेरा तो मानना कि हमेशा एक डमी भराना चाहिए। कांग्रेस परंपरा शुरू से रही है, ठीक जब देश आजाद नहीं हो तब से डमी भरा जाते रहे। ठीक मैं है। तो जता जानता हूँ बिना डमी के कोई फॉर्म भरा ही नहीं जाता था। एक ये गलती आखिरी हमसे कमेंट हुई है। निशांत जी, क्या मैसेज देंगे आप कांग्रेस को? निशांत जी। नहीं, मैं कांग्रेस को कोई मैसेज नहीं दे सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन हाँ, इससे एक सबक ये मिलता है कि किसी तरह की जानकारी नहीं छिपाई जानी चाहिए। हाँ। हमें अपनी संस्थाओं में विश्वास रखना चाहिए और संगठन को एकजुट रहना चाहिए। जिस संगठन में बिखराव होता है उसमें इसी तरह की चीजें सामने आती है। डमी कैंडिडेट नहीं देना, ये भी अंदरूनी खींचतान का ही नतीजा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद निशांत जी आपका, धनंजय जी आपका, और उमेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।